बंदर का दिल। बहुत समय पहले एक छोटा सा शहर था जो छोटी छोटी झोपड़ियों से बना था और एक छोटी सी हरी भरी घाटी में एक चट्टान के नीचे बसा था। बेशक लोगों ने अपने घरों को सबसे ऊंचे ज्वार की पहुंच से दूर बनाने का बहुत ध्यान रखा था, जिसे पश्चिमी हवा किनारे पर ले जा सकती थी, लेकिन शहर के बिल्कुल किनारे पर एक पेड़ इतना बड़ा उगाया था कि उसकी आधी टहनियां झोपड़ियों के ऊपर और आधी चट्टान के ठीक नीचे गहरे समुद्र के ऊपर लटकी हुई थी, जहां शार्क आकर साफ पानी में छप छप करना पसंद करती थीं। पेड़ की शाखाएं खुद फलों से लदी हुई थीं, और हर दिन सूर्योदय के समय एक बड़ा भूरा बंदर सबसे ऊपर की शाखाओं पर बैठकर नाश्ता करते और खुशी से खुद से बातें करते हुए देखा जा सकता था। शहर की तरफ लगे सारे फल खाने के बाद बंदर शाखाओं के सहारे पानी के ऊपर लटके हिस्से की ओर झूलने लगा। जब वो किसी अच्छी छायादार जगह की तलाश कर रहा था जहां वह आराम से बैठ सके, तो उसने देखा कि नीचे से एक शार्क लालच भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरे दोस्त? बंदर ने विनम्रता से पूछा। ओह, अगर तुम मुझे उन स्वादिष्ट चीजों में से कुछ खिलाओ तो मैं बहुत आभारी रहूंगा, शार्क ने जवाब दिया। 50 साल तक मछली खाने के बाद तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हें बदलाव चाहिए, और मैं नमक के स्वाद से बहुत बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मुझे खुद नमक पसंद नहीं है, बंदर ने कहा, इसलिए अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो मैं इस खूबसूरत रसदार कुयू को इसमें फेंक दूंगा। और जैसे ही उसने कहा, उसने अपने सिर के ठीक ऊपर शाखा से एक कुयू को खींच लिया। लेकिन शार्क के मुंह पर मारना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। तब भी जब जीव अपनी पीठ पर मुड़ गया था और पहला कुयू केवल उसके एक दांत पर लगा और पानी में लुढ़क गया। हालांकि दूसरी बार बंदर की किस्मत अच्छी रही और फल सीधे पानी में गिर गया। बंदर शार्क को खाना खिलाता है। आह, कितना बढ़िया! शार्क चिल्लाए, मुझे एक और भेजो, कृपया। और बंदर कुयू को चुनने से बहुत पहले ही थक गया, जब शार्क उन्हें खाने से थक गई थी। देर हो रही है और मुझे अपने घर जाना है। पृष्ठ 44 बच्चों, उन्होंने अंत में कहा, लेकिन अगर तुम कल इसी समय यहाँ हो तो मैं तुम्हें एक और दावत दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, शार्क ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए अपने बड़े बड़े बदसूरत दांत दिखाते हुए कहा, तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। और वह छाया में तैर गया, यह आशा करते हुए कि जब तक बंदर फिर से नहीं आ जाता, वह सोता रहेगा। कई हफ्तों तक बंदर और शार्क ने साथ में नाश्ता किया और यह आश्चर्य की बात थी कि पेड़ पर उनके लिए कोई फल बचा था। वे बहुत जल्दी दोस्त बन गए और एक दूसरे को अपने घरों और अपने बच्चों के बारे में बताते और उन्हें वह सब सिखाते जो उन्हें जानना चाहिए। धीरे धीरे बंदर शहर के बाहर ताड़ के पेड़ों के एक बाग में अपने हरे भरे घर से असंतुष्ट हो गया और समुद्र के नीचे की उन अजीबोगरीब चीजों को देखने के लिए तरसने लगा जिनके बारे में उसने शार्क से सुना था। शार्क ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया और उसने और भी बेहतरीन बातें बताईं, और जैसे जैसे बंदर सुनता गया वह और भी उदास होता गया। मामला इस स्थिति में था कि एक दिन शार्क ने कहा, मैं वाकई नहीं जानता कि इन हफ्तों के दौरान आपने मेरे प्रति जो भी दयालुता दिखाई है, उसके लिए मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। यहाँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ घर चलने के लिए सहमत हो जाएं, तो मैं आपको खुशी खुशी कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ जो आपको पसंद आए। मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, बंदर चिल्लाया। उसके दांत किटकिटा रहे थे, जैसा कि वो हमेशा खुश होने पर करता था। लेकिन मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? पानी के रास्ते नहीं। उफ, ये सोचकर मुझे बुरा लगता है। ओह, इससे परेशान मत होइए, शार्क ने उत्तर दिया। आपको केवल मेरी पीठ पर बैठना है और मैं वचन देता हूँ कि पानी की एक बूंद भी आपको नहीं छुएगी। तो यह व्यवस्था की गई, और अगली सुबह नाश्ते के तुरंत बाद शार्क पेड़ के नीचे तैर गई और बंदर बिना किसी परेशानी के अपनी पीठ के बल आराम से नीचे गिर गया। कुछ मिनटों के बाद, क्योंकि पहले तो उसे अपनी अजीब स्थिति से थोड़ा डर लगा, बंदर ने खूब आनंद लेना शुरू कर दिया और शार्क से मछलियों और समुद्री घास और उनके पास से गुजरने वाली अजीबोगरीब आकार की चीजों के बारे में हजारों सवाल पूछे, और चूंकि शार्क हमेशा उसे कोई न कोई जवाब देती थी, बंदर को कभी अंदाजा नहीं हुआ कि उसने जो चीजें देखीं, उनमें से कई उसके गाइड के लिए भी उतनी ही नई थीं जितनी कि उसके लिए।
सूर्य 6 बार उदय और अस्त हो चुका था। तभी शार्क ने अचानक कहा, मेरे मित्र, हमने अब अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। क्या है? बंदर ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि कुछ अप्रिय नहीं होगा, क्योंकि तुम काफी गंभीर लग रहे हो। अरे नहीं, कुछ भी नहीं, बस इतना ही कि हमारे जाने से कुछ समय पहले मैंने सुना कि मेरे देश का सुल्तान बहुत बीमार है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वह है बंदर का दिल। बेचारे आदमी, मुझे उसके लिए बहुत दुख है। बंदर ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने मूर्खता की कि तुमने मुझे तब तक नहीं बताया जब तक हम चल नहीं पड़े। तुम्हारा क्या मतलब है? शार्क ने पूछा। लेकिन बंदर, जो अब पूरी कहानी समझ चुका था, ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। तुम इतने चुप क्यों हो? शार्क ने फिर पूछा। मैं सोच रहा था कि यह कितने अफसोस की बात है कि आपने मुझे तब नहीं बताया जब मैं जमीन पर था, नहीं तो मैं अपना दिल अपने साथ ले आता। तुम्हारा दिल? क्यों, तुम्हारा दिल यहाँ नहीं है? शार्क ने हैरान भाव से कहा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये संभव है कि आप नहीं जानते कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम हमेशा अपने दिलों को पेड़ों पर लटका देते हैं, ताकि वे परेशानी न बने। हालांकि शायद आप इस पर विश्वास न करें और बस सोचें कि मैंने इसे इसलिए गढ़ा है क्योंकि मुझे डर लगता है, इसलिए आइए हम इसे अपने साथ ले जाएं। हम जितनी जल्दी हो सके अपने देश चले जाएं, और जब हम वहां पहुंचे तो आप मेरा दिल ढूंढना, और अगर वह आपको मिल जाए तो आप मुझे मार सकते हैं। बंदर इतने शांत और उदासीन तरीके से बोल रहा था कि शार्क पूरी तरह से धोखा खा गया और सोचने लगा कि काश वह इतनी जल्दी में न होता। बंदर के पास सवारी है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ नहीं है तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, उसने आखिरकार कहा। हमें शहर वापस लौट जाना चाहिए और फिर तुम इसे ले जा सकते हो। बेशक ये वही था जो बंदर चाहता था, लेकिन वह बहुत खुश न दिखे, इसके लिए वह सावधान था। खैर, मैं नहीं जानता, उसने लापरवाही से कहा, ये बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हो सकता है कि आप सही हों। मुझे यकीन है कि मैं हूँ, शार्क ने जवाब दिया, और मैं करूँगा, मैं जितनी तेजी से तैर सकता हूँ, तैरूंगा। और उसने वैसा ही किया, और 3 दिन में उन्हें पानी के ऊपर लटकते हुए कोई पेड़ की झलक मिल गई। राहत की सांस लेते हुए बंदर ने पास की शाखा पकड़ ली और ऊपर झूल गया। मेरे लिए यहीं रुको, उसने शार्क को पुकारा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा नाश्ता करना चाहिए, और फिर मैं जाकर अपना दिल ढूंढूंगा। और वह शाखाओं में और आगे चला गया ताकि शार्क उसे न देख सके। फिर उसने खुद को सिकोड़ लिया और सो गया। क्या तुम वहां हो? शार्क चिल्लाई, जो चट्टान के नीचे तैरते तैरते जल्दी ही थक गई थी और जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी। बंदर चौंक कर जाग गया, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुम वहां हो? शार्क ने फिर पुकारा, पहले से भी अधिक ऊंची आवाज में और बहुत क्रोधित स्वर में। ओह हाँ, मैं यहाँ हूँ, बंदर ने उत्तर दिया, लेकिन काश तुमने मुझे नहीं जगाया होता। मैं बहुत अच्छी नींद ले रहा था। क्या तुम्हें यह मिल गया? शार्क ने पूछा। अब समय हो गया है कि हम चलें। कहाँ जा रहे हो? बंदर ने पूछा। क्यों, मेरे देश में, बेशक अपने दिल से। तुम भूले नहीं हो, मेरे प्यारे दोस्त, बंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम थोड़े पागल हो रहे हो। क्या तुम मुझे धोबी का गधा समझते हो? बकवास मत करो, शार्क ने कहा, जिसे हंसी पसंद नहीं थी। धोबी के गधे के बारे में तुम्हारा क्या मतलब है? और मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी करो, नहीं तो हम सुल्तान को बचाने में बहुत देर कर देंगे। क्या तुमने कभी धोबी के गधे के बारे में नहीं सुना? बंदर ने पूछा, जो बहुत आनंद ले रहा था। क्यों, वो जानवर है जिसके पास दिल नहीं है। और चूंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं सूरज की रोशनी में काम शुरू करने से डरता हूँ, कहीं मुझे लू न लग जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी काम शुरू कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा और पास आकर आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा। बहुत अच्छा, शार्क ने उदास होकर कहा, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं कुछ ना करने के बजाय आपकी बात सुनना ही बेहतर समझूंगा। तो बंदर ने शुरू किया। एक बार एक धोबी शहर के दूसरी तरफ बड़े जंगल में रहता था,
और उसके पास एक गधा था जो उसका साथ देता था और जहाँ भी वह जाना चाहता था उसे ले जाता था। कुछ समय तक तो वे बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे गधा आलसी हो गया और अपने मालिक की दयालुता के प्रति कृतघ्न हो गया और कई मील दूर जंगल के बीचों बीच भाग गया, जहाँ उसने खाने और खाने के अलावा कुछ नहीं किया, जब तक कि वह इतना मोटा नहीं हो गया कि वह मुश्किल से चल पाता था। एक दिन जब वह एक बिल्कुल नई किस्म की घास का स्वाद चख रही थी और सोच रही थी कि क्या यह उतनी ही अच्छी है जितनी उसने पिछले दिन रात के खाने में खाई थी, तभी एक खरगोश वहां से गुजरा। ठीक है, यह एक मोटा जानवर है, उसने सोचा और अपने रास्ते से हटकर एक शेर को खबर बताने लगी जो उसका दोस्त था। अब शेर बहुत बीमार था और खुद शिकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, और जब खरगोश ने आकर उसे बताया कि कुछ 100 गज की दूरी पर एक बहुत मोटा गधा पाया जा सकता है, तो निराशा और कमजोरी के आंसू उसकी आंखों में भर गए। मुझे ये बताने का क्या फायदा? उसने रोती हुई आवाज में पूछा। तुम्हें पता है कि मैं उस ताड़ के पेड़ तक भी नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, खरगोश ने तेजी से उत्तर दिया। यदि तुम अपने खाने पर नहीं जा सकते तो तुम्हारा खाना तुम्हारे पास ही आएगा, और शेर को अलविदा कहते हुए वह गधे के पास वापस चली गई। गुड मॉर्निंग, उसने विनम्रता से गधे को झुककर प्रणाम किया, जिसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। मुझे बीच में टोकने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं बहुत जरूरी काम से आई हूँ। गधे ने उत्तर दिया, वास्तव में ये बहुत दयालु है। मैं आपसे ये परेशानी उठाने के लिए कह रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका काम क्या है? जरूर, खरगोश ने जवाब दिया। यह मेरा दोस्त शेर है जिसने तुम्हारे आकर्षण और अच्छे गुणों के बारे में इतना सुना है कि उसने मुझे तुमसे शादी के लिए अपना पंजा देने की भीख मांगने के लिए भेजा है। उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि वह व्यक्तिगत रूप से यह अनुरोध करने में असमर्थ है, लेकिन वह बीमार है और इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता। गधे को उम्मीद थी कि शेर उनकी शादी के बारे में बात करेगा। बेचारा, कितना दुखद है, गधे ने कहा, लेकिन तुम्हें उसे बताना होगा कि मैं उसके प्रस्ताव से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और जानवरों की रानी बनने के लिए खुशी से सहमत हूँ। क्या तुम स्वयं आकर उसे यह बात नहीं बताओगे? खरगोश ने पूछा। वे दोनों साथ साथ उस सड़क पर चले जो शेर के घर की ओर जाती थी। इसमें बहुत समय लगा, क्योंकि गधा खाने से इतना मोटा हो गया था कि वह बहुत धीरे धीरे चल ही नहीं पा रहा था, और खरगोश, जो लगभग 5 मिनट में दूरी तय कर सकता था, वह अपनी गति से न चल पाने के कारण थककर लगभग गिर जाने तक रेंगता रहा। जब वे आखिरकार पहुंचे तो शेर प्रवेश द्वार पर बैठा था, बहुत पीला और पतला दिख रहा था। गधा अचानक शर्मीला हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया, लेकिन शेर ने अपने सबसे अच्छे शिष्टाचार का परिचय दिया और अपने दोनों मेहमानों को अंदर आने और आराम करने के लिए आमंत्रित किया। बहुत जल्दी ही खरगोश उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, चूंकि मेरे पास एक और काम है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भावी पति से मिलवाने के लिए छोड़ देता हूँ, और शेर को देखकर आंख मारते हुए वह भाग गया। गधे को उम्मीद थी कि जैसे ही वे अकेले रह जाएंगे, शेर उनकी शादी के बारे में बात करना शुरू कर देगा और उन्हें कहाँ रहना चाहिए, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसने ऊपर देखा। उसे आश्चर्य और भय हुआ जब उसने देखा कि शेर कोने में दुबका हुआ है, उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं, और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो उसकी ओर झपटा। लेकिन उस पल गधे को खुद को तैयार करने का समय मिल गया था, और एक तरफ कूदकर उसने शेर को इतनी जोर से लात मारी कि वह दर्द से चीख उठा। बार बार उसने अपने पंजों से उस पर वार किया, लेकिन गधा भी काट सकता था, साथ ही शेर भी, जो अपनी बीमारी के कारण बहुत कमजोर हो गया था, और आखिरकार एक अच्छी तरह से लगाए गए लात ने उसे गिरा दिया, और वह दर्द से कराहते हुए फर्श पर लुढ़क गया। गधे ने उसके उठने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया और जंगल में खो गया। अब खरगोश, जो अच्छी तरह से जानता था कि क्या होने वाला है, अपना काम करने नहीं गया था, बल्कि गुफा के पीछे कुछ झाड़ियों में छिप गया, जहां वह युद्ध की आवाजें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जब सब कुछ शांत हो गया था, तो खरगोश ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर चुपचाप धीरे से बाहर निकली और कोने में चली गई। अच्छा शेर,
क्या तुमने उसे मार दिया है? उसने तेजी से रास्ते पर दौड़ते हुए पूछा। वास्तव में उसे मार डाला, शेर ने उदास होकर उत्तर दिया। उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। मुझे नहीं पता था कि एक गधा इस तरह लात मार सकता है। हालांकि मैंने ध्यान रखा कि वह मेरे पंजों के निशानों को अपने साथ ले जाए। यार, कल्पना कीजिए कि इतना मोटा जीव लड़ने में सक्षम है, खरगोश चिल्लाया। लेकिन खुद को परेशान मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो और तुम्हारे घाव जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और उसने अपनी सहेली को अलविदा कहा और अपने परिवार के पास लौट गई। 2 या 3 हफ्ते बीत गए और गधे की पीठ पर सिर्फ नंगे हिस्से ही दिख रहे थे जहां शेर के पंजे थे, जबकि उसकी तरफ शेर अपनी बीमारी से ठीक हो गया था और अब पहले जैसा मजबूत था। वह सोचने लगा था कि अब उसके लिए फिर से शिकार शुरू करने का समय आ गया है, जब एक सुबह बाहर लताओं में सरसराहट सुनाई दी और खरगोश का सिर झांक कर बाहर आया। आह, ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हैं, उसने कहा। फिर भी आपको खुद को ज़्यादा नहीं थका लेना चाहिए, आप जानते हैं। क्या मैं जाकर आपके लिए खाना ले आऊं? यदि तुम मुझे वह गधा लाकर दोगे तो मैं उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दूंगा, शेर ने क्रूरता से चिल्लाया और खरगोश ने हंसकर सिर हिलाया और अपने काम पर चला गया। इस बार गधा पहले से कहीं ज्यादा दूर था और उसे ढूंढने में ज्यादा समय लगा। आखिरकार खरगोश ने हवा में 4 खुरों को देखा और उनकी ओर दौड़ा। गधा एक धारा के पास काई के नर्म ठंडे बिस्तर पर लेटा हुआ था और खुशी से खुद को आगे पीछे कर रहा था। सुप्रभात, खरगोश ने विनम्रता से कहा और गधा धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और देखने लगा कि उसका आगंतुक कौन हो सकता है। ओह, ये तुम हो, है न? उसने आश्चर्य से कहा। अंदर आओ और बात करो। तुम्हें क्या खबर मिली है? मुझे रुकना नहीं चाहिए, खरगोश ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने शेर से वादा किया था कि मैं आपसे मिलने के लिए विनती करूंगा, क्योंकि वह आपसे मिलने के लिए पर्याप्त स्वस्थ नहीं है। खैर, मुझे नहीं मालूम, गधे ने उदास होकर जवाब दिया। पिछली बार जब हम गए थे तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह खरोंच दिया था और मैं सचमुच बहुत डर गया था। वो तो बस तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था, खरगोश ने कहा, और तुमने उसे काट लिया, और जाहिर है इससे वह नाराज हो गया। अगर मुझे इस बात का यकीन होता, गधे ने हिचकिचाते हुए कहा। ओह, तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हो, खरगोश ने हंसते हुए कहा। शेरों के बीच मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। लेकिन चलो जल्दी करते हैं, और अनिच्छा से गधा चल पड़ा। शेर ने उन्हें आते देखा और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। जब गधा खरगोश के पीछे पीछे चल रहा था तो वह उछल पड़ा और अपने पंजे के एक झटके से उस बेचारे मूर्ख प्राणी को अपने सामने गिरा दिया। यह मांस लो, इसकी खाल उतारो और इसे भून लो, उसने खरगोश से कहा, लेकिन मेरी भूख उतनी नहीं है जितनी पहले थी, और मैं अपने लिए केवल इसका हृदय ही चाहता हूँ। बाकी तुम या तो स्वयं खा सकते हो या अपने मित्रों को दे सकते हो। धन्यवाद, खरगोश ने उत्तर दिया, गधे को अपनी पीठ पर संतुलित करते हुए, और हालांकि पैर जमीन पर घिसट रहे थे, वह उसे कुछ दूर खुली जगह पर खींचने में कामयाब रही, जहां उसने आग जलाई और उसे भून लिया। जैसे ही वह पक गया, खरगोश ने उसका दिल निकाल लिया और अभी अभी उसे खाना समाप्त किया था कि शेर, जो इंतजार करते करते थक गया था, आ गया। मुझे भूख लगी है, उसने कहा। मुझे उस जीव का दिल लाओ, ये वही है जो मैं रात के खाने के लिए चाहता हूँ। लेकिन वहाँ तो कोई दिल ही नहीं है, खरगोश ने हैरान चेहरे से शेर की ओर देखते हुए उत्तर दिया। क्या बकवास है, शेर ने कहा, जैसे कि हर जानवर के पास दिल नहीं होता। तुम्हारा क्या मतलब है? ये धोबी का गधा है, खरगोश ने गंभीरता से उत्तर दिया। अच्छा, और मान लो कि ऐसा है। ओह, धिक्कार है, खरगोश ने कहा। तुम एक शेर और एक वयस्क व्यक्ति हो और इस तरह के सवाल पूछते हो। अगर गधे के पास दिल होता तो क्या वह अब यहाँ होती? पहली बार जब वह आई थी तो उसे पता था कि तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो और वह भाग गई। फिर भी वह दूसरी बार वापस आई। अच्छा, अगर उसके पास दिल होता तो क्या वह दूसरी बार वापस आती? अब क्या वह आती? और शेर ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी।
तो तुम मुझे धोबी का गधा समझते हो। कहानी खत्म होने पर बंदर ने शार्क से कहा, तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ। और जैसे जैसे सूरज आसमान में ढल रहा है, तुम्हारे लिए घर की ओर यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा अच्छी और मजेदार होगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम सुल्तान को बेहतर तरीके से पाओगे। अलविदा। और बंदर हरी शाखाओं के बीच गायब हो गया और चला गया।